all of you? Please reply. Yes, ma'am. Okay. My name is Dr. Hina Mukim, and I have done my UG from Ajmal Khan Tibbiya College, and also my post graduation is also from Ajmal Khan Tibbiya College. I have completed my PG in February 2023, and 2 months back I have joined in Kerala as an assistant professor. I have given the NEET examination in the year 2019. जब जैसे ही इंटर्नशिप शुरू हुई उसके बाद फौरन से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और इन 2019 I got rank 1 in PG entrance. So I am here to help you and guide you कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, किस तरह से बुक्स पढ़नी है और किस तरह से अपना पूरा सफर तय करना है फ्रॉम विद इंटर्नशिप अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन ऑफ पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. और इसके बीच में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, आप अपना डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझसे. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट पीजी 2024, जो हमारा टारगेट है. तो किसी भी चीज को शुरू करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या होनी चाहिए, वी ऑल हैव अ बर्निंग डिजायर, कि ये हमारा गोल है और हमें इसे अचीव करना है. तो उसकी एक, जब तक हमारे अंदर एक लगन नहीं होगी, एक डिजायर नहीं होगी, तब तक हम और एंथुसियाज्म हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक हम कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते हैं. फिर जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये बहुत मुश्किल टास्क है, या पीजी एंट्रेंस, ये कोई भी एंट्रेंस को क्वालिफाई करना ऐसा लगता है कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. बट असलियत में जितना ही डिफिकल्ट दिखता है उतना होता नहीं है. मेनली हमें क्या करना होता है कि हमें बस राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कि हमें एक प्लानिंग के साथ करना होता है. क्योंकि एज वी ऑल नो, हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम वी शुड नो द स्मार्ट वर्क टू. हमें कुछ भी चीज, किसी भी चीज की प्रिपेयर करने से पहले, हमें कोई भी जंग लड़ने से पहले या किसी भी चीज में करने से पहले हमें उसका पूरा बैकग्राउंड हमें समझ आना होना चाहिए, उसकी प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए. तो एक स्ट्रेटेजी जब तक नहीं होगी तो हम किसी भी चीज से फाइट नहीं कर सकते. तो पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है प्रिपरेशन के लिए, एक है राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. ओके. उसके अलावा डायरेक्शन इज मच मोर इम्पोर्टेंट. डायरेक्शन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड. ये नहीं है कि बस जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ते जाना है, रिवाइज करना है. वी हैव सो मेनी लाइक 19 to 20 सब्जेक्ट्स तो हमें जल्दी जल्दी कवर करना है. तो वो नहीं होना चाहिए. एक डायरेक्शन के साथ प्रोग्रेसिव और कंसिस्टेंसी में हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए. The things which is important for preparation of any exam or for qualifying anything you want in life is 3 things. That is consistency, hard work, and persistence. Next, many questions always ask कि कितनी घंटा पढ़ना चाहिए, कितनी देर हम पढ़ेंगे तब हमारा एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए. तो mainly how many hours of study are required for exam is depends how well you have studied your BMS year. Means कि आपका बेसिक कितना क्लियर है, आपने जो फर्स्ट टू 4 years जो पढ़ा है उसमें उसको आपने कितने अच्छे से किया है. तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं then you will required less number of hours and efforts, क्योंकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो ऑलरेडी क्लियर है. तो आपको उसमें इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है जितना कि एक उस बच्चे को देने की जरूरत है जिसके बेसिक्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जिसकी कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं है वो अपीयर नहीं हो सकता या उसके लिए कोई दिक्कत है. बस उसको ज्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे और ज्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि उसको थोड़ी उन बच्चों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी होगी जिनके ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर हैं. ओके. Now,
अब the most important question which arises in all of us mind, मैं भी अपने पीजी की प्रिपरेशन कर रही थी, तभी मैं सोच रही थी किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रेटेजी होना, एक डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़े जाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दो की हैं जो हमको उसी डायरेक्शन में उनके साथ आगे बढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से एक तो हमें अपना स्टैंडर्ड पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर दूसरी चीज हमें क्या पता चलती है कि कौन सा एरिया ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे कि मैम यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? हाँ, रिपीट्स होते हैं, मोस्टली रिपीट होते हैं। और रिपीट वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कई सारे क्वेश्चंस एक साथ रिवाइज रिपीट होते हैं। उसके अलावा रिपीट होने के अलावा आपको ये पता चलता है कि कौन सा एरिया है जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पुट अप होते हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन ऑन दोज पार्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने शरह ज़बाब जो हमारे मौलिजात है, जो हमारा क्लासिकल लिटरेचर टेक्स्ट है, उसमें जो हार्ट वाला पार्ट है, जो यूनानी कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ भी खास नहीं है। वहां से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता यूनानी वाले से। वहां अगर हार्ट से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वो मॉडर्न से आएगा, तो यूनानी से नहीं आता। तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमें जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वहां पे हमें मॉडर्न पे ज्यादा कमांड होनी चाहिए, ना कि यूनानी में। क्योंकि यूनानी में 2-3 ही टॉपिक्स हैं, लाइक खफकान है, ये सब चीजें हैं। तो ये जो जिसमें प्योर क्लासिकल टेक्स्ट है, तो वो वहां से एक आध क्वेश्चन अराइज हो जाता है, अदरवाइज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से नहीं आता। इसी तरह जो शरह ज़बाब का एक पोर्शन है सर्जरी वाला, और एक जो फ्रैक्चर वाला पोर्शन है, वहां से भी आप लास्ट प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के अगर आप निकालेंगे क्वेश्चन पेपर, तो वहां से हार्डली रेयरली 1-2 क्वेश्चंस वंस इन अ वाइल पूछे गए होंगे। तो बेसिकली जो एरियाज बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, तो उन पे लेस फोकस करना है। और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मौलिजात से हमेशा एक जो दिमाग वाला पार्ट है, नर्वस सिस्टम, उससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एक जो होमियात वाला पार्ट है, काफी टफ पार्ट होता है, वहां से भी हमेशा 1-2 क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर में। तो इसका मतलब ये है कि हमें उन पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये फायदा होता है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखने का। एक तो आपको अपना स्टैंडर्ड पता चलता है, दूसरा कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिर आपको थर्ड पता चलेगा कि आपको किन एरियाज पे फोकस करना है और किन एरियाज को आप बस ऐसे ही थोड़ा बहुत देख लेना है। नेक्स्ट है, उसके अलावा मेक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर सेक्शन वाइज। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आया है, तो आप एक ये टॉपिक को लिख लोगे कि दैट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मुझे इस पे पूरी कमांड होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट एक ये होगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब भी कोई मुझसे पूछता है कि प्रिपरेशन करनी है तो क्या करना चाहिए, तो हमेशा बताती हूँ मैं सबको कि एमसीक्यूज करने चाहिए डेली। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो डे 1 से मैंने एमसीक्यूज किए थे। अब एमसीक्यूज ऐसे नहीं कि मैं पूरा टाइम अपने एमसीक्यूज को दे दूं, क्योंकि एमसीक्यूज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एमसीक्यूज आर अवेलेबल इन एग्जाम्स बुक्स, इवन ऑन नेट, ऑन सोशल, ऑन यूट्यूब, बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं। तो हमें डेली टारगेट बनाना है कि हमें 50 to 100 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं बस। उसमें 1-1.5 घंटा आपको जितना भी लगेगा। उसके अलावा बाकी पार्ट आपको पढ़ने में देना है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा, तो मैं क्या करूंगी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे या मेडिसिन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, उसकी 50 to 100 एमसीक्यूज मैं करूंगी। उसके बाद मैं एमसीक्यूज करूंगी तो कुछ न्यू क्वेश्चंस होंगे जिससे मैं अवेयर नहीं होंगी, तो उनको उन क्वेश्चंस के फिर उस टॉपिक को लेकर उसके जो हमें नहीं पता है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के एक कॉपी पे लिख लेने हैं। तो इस तरह से आपने जो पढ़ा वो आपको एक तरीके से पक्का हो गया।
आपने उसको लर्न कर लिया और आपको समझ आ गया कि इस टॉपिक से कैसे एमसीक्यूज आएंगे। दूसरा एक फायदा ये हुआ कि इस टॉपिक्स के कुछ हार्श एरियाज थे, कुछ कॉन्सेप्ट से जो आपको नहीं पता थे, वो आपने एमसीक्यूज के थ्रू उसको पढ़ा और उसके एक प्रॉपर नोट्स हो गए। तो एक तरह से उस एरिया पे या उस टॉपिक के आपको एक कमांड हासिल हो गई। तो लेस लाइकली है कि कोई क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे आपसे बच जाए, मेनली कि आप मेजोरिटी क्वेश्चंस उस टॉपिक से कर सकते हो। थर्ड इम्पोर्टेंट है, लोग पूछते हैं कि कितनी बार रिवीजन करें, याद नहीं हो रहा है, बार बार पढ़ते हैं, बार भूल जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। रिवीजन इज मस्ट। लाइक मैंने आज कुछ पढ़ा तो कल मैं पहले उसे एक शॉर्ट रिवाइज कर लूंगी उसको। एक बार मैंने रिवाइज किया तब मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी। फिर ऐसे ही मैं उसको एक बार रिवाइज किया, फिर मैं उसको हफ्ते में लास्ट थर्ड डे रिवाइज करूंगी। फिर उसके बाद में वीकली जितना मैंने पढ़ा है संडे में मैं कोई नया टॉपिक ना पढ़कर उसको पूरे जो मैंने पढ़ा है पर वीक उसको मैं रिवाइज करूंगी अलोंग विद द एमसीक्यूज ऑफ द सेम टॉपिक। अगर आप इस तरह से रिवीजन करोगे और एमसीक्यूज करोगे तो आपको जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। बच्चे शुरू में क्या करते हैं, रोम्स लेकर बैठ जाते हैं। रोम्स में पॉइंट वाइज सब दिया हुआ है। आप लोग जामे उल अदबिया लेकर बैठ जाओगे या फिर आप लोग रहबरे मौलिजा से पॉइंट्स वाइज पढ़ना शुरू कर देते हो, तो उसमें आप लोग के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होते हैं और आप लोग को याद भी नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों ने उसको जो है पॉइंट्स में बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं इस पॉइंट पे आऊंगी कि कैसे कैसे कब रहबर मौलिजा शुरू करनी है, कब जामे उल अदबिया, अभी इट विल कम फर्दर। तो इस तरह से आप जब रिवीजन करोगे और एमसीक्यूज करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उसे भूलोगे नहीं। तो आपकी जो डेली का स्केड्यूल है उसमें कोई टॉपिक आपने पढ़ा तो उसके साथ साथ रिवीजन और उसके एमसीक्यूज मस्ट है। आप इस तरह से करोगे, जब आपका पूरा प्रिपरेशन खत्म होगी तो आपको ये लगेगा कि आपको मोस्टली चीजें याद हैं, आप कुछ भूले नहीं हो। ऐसा नहीं कि एक आपने पढ़ लिया टॉपिक फिर 3-4 महीने तक आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया, तो वो जस्ट लाइक इक्वल टू जीरो, आपने उसे पढ़ा भी और उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो रिवीजन और एमसीक्यूज को अपने डेली रूटीन में शामिल करना इज द की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी प्लान। तो लाइक इन द नेक्स्ट पॉइंट इज मेंशन कि संडे में सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन और एमसीक्यूज करने हैं आपको। हल ये नहीं कि आपको कोई नए टॉपिक शुरू करना है, बस आपको रिवीजन और एमसीक्यूज करने हैं। 50 to 100 एमसीक्यूज तो आप डेली कर रहे हो, लेकिन संडे में थोड़े से ज्यादा कर लीजिए, लाइक 150 अराउंड कर लीजिए, या जो आपने पूरे हफ्ते में जो एमसीक्यूज किए हैं उनको एक बार सबको मिला के रिवाइज कर लीजिए उस टॉपिक को, ताकि एमसीक्यूज एक बार करने से याद नहीं रहते हैं, तो उनको भी अगर आप अगेन एंड अगेन करोगे तो वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर आपके डेली टारगेट्स होने चाहिए, लाइक कि अगर मैं उसूल तिब पढ़ रही हूँ तो मेरा कोई चैप्टर है, मान लीजिए अखलाक वाला चैप्टर है, तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे अखलाक पूरा पढ़ना है। उसके अलावा मुझे एमसीक्यूज करने हैं, फिर उसके बाद में अपना जो मैंने पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करूंगी। तो आपको ऑलरेडी टारगेट होना चाहिए, नहीं कि बस कुछ भी पढ़ लिया कितना भी। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है तो आप सोचिए कि मुझे कोई मॉडर्न का सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो मैं अखलाक वाला चैप्टर फिनिश करके लाइक मैं सर्जरी पढ़ूंगी या मेडिसिन पढ़ूंगी, कोई भी 1-2 टॉपिक। तो आपकी वो टू डू लिस्ट में पहले ही होना चाहिए, ये आपके टारगेट्स होने चाहिए कि हमें इस तरह से करना है। फिर जब लास्टली, क्योंकि जब हम एग्जाम के नियर करीब आ जाते हैं तो हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है और हमने डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज यूटिलाइज की होती हैं, तो उन सब चीजों को कंसोलिडेट और कंसाइज करके एक जगह लिखने की कोशिश कीजिए कि क्योंकि लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं मेनली वो रिवीजन के लिए होते हैं। ओनली आप पूरा पढ़ चुके होते हैं, मेनली आप रिवीजन करते हो, तो आपने जो स्टडी मटेरियल है उसको कंसाइज करके पॉइंट वाइज कहीं एक ही जगह नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ पढ़ा। हाँ, कहीं से शोर आ रहा है ना, वहां से शोर आ रहा है। तो ये नहीं कहीं भी लिख दिया, एक प्रॉपर नोट्स और एक प्रॉपर लीजिए कि एक कॉपी लीजिए उस पर लिखते चले जाइए। और कोई टॉपिक लग रहा है कि बहुत बड़ा है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन इसको रिवीजन के टाइम पे
इतना सारा तो रिवाइज नहीं करना है, इसमें से सिर्फ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, या तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, या आपके पास टाइम है तो आप उसको लिख लीजिए। नोट्स में से भी आप उसको और कंसोलिडेट कर सकते हैं। और नोट्स बनाना बहुत टायरिंग हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ हाईलाइटर से उस पॉइंट को हाईलाइट कर लो, ताकि आप जो रिवाइज करो तो उस हाईलाइटेड पॉइंट को ही रिवाइज करो, और जो चीज आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे नहीं करना है। और उसी के अराउंड वहीं पर जो आपके एमसीक्यूज के थ्रू एक्सटर्नल नॉलेज मिली है, या कहीं और रिसोर्स से आपको कोई क्वेश्चन मिला है कि इंपॉर्टेंट है, तो उसी को वहीं पर कहीं भी लिख लेना है, ताकि जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है वो एक जगह होना चाहिए। तो ताकि आप उसको बार बार देखते रहें और बार बार रिवाइज करते रहें। इधर उधर लिखेंगे तो क्या होगा, कहीं एक बार देखेंगे कभी भूल जाएंगे। तो हर चीज एक जगह होनी चाहिए, और शॉर्ट और कंसाइज और कंसोलिडेट में होनी चाहिए, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। अब क्वेश्चन आता है कि इतना ज्यादा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस पे हो रहा है, तो उसका क्या मकसद है। देखिए, होता ये है कि अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर अननोइंगली आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी, जो एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए जरूरत होती है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में हमें बिल्कुल भी आंसर नहीं पता होता है। 4 ऑप्शंस होते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी, हमें बिल्कुल डायरेक्ट आंसर नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, उसमें हम जो अपना कॉन्सेप्ट लगा के, कुछ ऑप्शंस होते हैं जो बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं, तो हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। कुछ ऑप्शंस होते हैं जो लगता है कि इससे रिलेटेड हैं, तो थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं लिंक बनाकर हम उसको उससे हम सही आंसर तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि बहुत इतना जब हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो ऑप्शंस को देखकर नेचुरली इतना कंफ्यूजन होता है कि बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको अपनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस से इस स्किल को डेवलप करना होगा, कि आप जब एग्जाम में अपियर हो तो आप इतने माहिर हो चुके हो कि आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस एलिमिनेट करना आता हो, और सही जो आंसर है उसको चूज करना आता हो। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, लाइक एक क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है कि अगर एमसीक्यूज करते हैं तो क्या कंफ्यूजन होता है। लाइक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मंडे डिजीज। वाई यहाँ से हट गया है, इट इज अ मंडे डिजीज। तो आप लोगों ने मंडे चेस्ट टाइटनेस का नाम सुना है आप लोगों ने? यस और नो में आंसर दीजिए। दिस इज मंडे डिजीज, ठीक है, ये जो क्वेश्चन में पूछी गई है। और एक होता है मंडे चेस्ट टाइटनेस। किसी ने सुना है किस वजह से होती है? ऑप्शन में वो आंसर है, आप लोग अगर थोड़ा बहुत आपने बेड साइड पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा। ये ऑक्यूपेशनल डिजीज में इसका जिक्र आता है। कुछ भी बता सकते हैं आप लोग, ये तो अभी स्टार्टिंग है, कोई आपका टेस्ट नहीं है। जो भी आपको आंसर लगे बताइए, क्या होगा इसका। मंडे डिजीज किसे बोलते हैं? नाइट्रेट। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू नाइट्रेट, ऑप्शन ए। किसी ने ऑप्शन ए बोला है क्या? ऑप्शन ए किसी ने बोला, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू नाइट्रेट। जिसने भी बोला दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जो मंडे चेस्ट टाइटनेस होती है वो मेनली कॉटन डस्ट से होती है, और ये हर जगह लिखा हुआ होता है। तो हमें क्या होगा, जब हम एग्जाम, हम बस हमने मंडे डिजीज देखा तो हम कंफ्यूज कर देंगे इसको मंडे चेस्ट टाइटनेस से। तो हम बहुत लाइकली चांसेस हैं कि हम उसको ऑप्शन बी लगा सकते हैं आंसर में। लेकिन वो क्या है, गलत आंसर है। करेक्ट आंसर इज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू नाइट्रेट। और हर किसी के पीछे आपको रटने से अच्छा एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी लोग इंडस्ट्रियल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें एक्सपोजर होता है नाइट्रेट का, तो उनको हफ्ते में डिजीनेस, हेडेक, सिनकपी जैसी फीलिंग्स आती हैं। और फिर जैसे जैसे हफ्ता गुजरता जाता है तो उनमें टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, और ये सिम्टम्स उनके खत्म हो जाते हैं। और चूंकि संडे में ऑफ होता है और मंडे में दोबारा से वो वर्क रिज्वाइन करते हैं, तो उनकी जो टॉलरेंस होती है वो कम हो जाती है। तो मंडे में उनको डिजीनेस, हेडेक, ये सिम्टम्स
फिर अराइज होने लगते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मंडे डिजीज। तो इसीलिए इन्होंने, एग्जामिनर जो है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, इसीलिए उसने मंडे चेस्ट टाइटनेस को भी ऑप्शन बी में रखा है, और along with the right answer that is exposure to the nitrates। अब आपने ये एमसीक्यू किया तो आपको समझ में आ गया कि मंडे डिजीज अलग है और मंडे चेस्ट टाइटनेस अलग है। मंडे डिजीज ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ नाइट्रेट है, और जो मंडे चेस्ट टाइटनेस है इट इज ड्यू टू द कॉटन डस्ट। तो इस तरह से आपको एक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, तो अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन जब एग्जाम होगा और ये क्वेश्चन आता है तो 100% चांसेस है कि आप कंफ्यूज होंगे, और हर इंसान कंफ्यूज होगा अनटिल अनलेस उसने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ना की हो। अब एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, रिंगर लैक्टेट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन। आप लोग को इसका आंसर देना है, ठीक है। तो आंसर है फुलमिनेंट हेपेटिक फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, hypercholemic metabolic acidosis and congenital hypertrophic pyloric stenosis। तो किसी को इसका आंसर पता है तो वो बताएं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। अच्छा, आपने बोला कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, योर आंसर इज बी। लेट अस सी वन बाय वन। देखिए, रिंगर लैक्टेट जो होता है RL, वो क्या करता है, जो लैक्टेट होता है, ठीक है, जो लैक्टेट होता है उसको लीवर में जाने के बाद वो बाइकार्बोनेट में तब्दील कर देता है, ठीक है। अभी किसी को हेपेटिक फेलियर हो गया है, इट मींस कि उसका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो लैक्टेट है उसका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा बाइकार्बोनेट में। तो ऑप्शन ए तो इसी वजह से मैंने एक्सक्लूड कर दिया। मुझे सही आंसर नहीं पता है, लेकिन मैं क्या व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट यूजिंग माय कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक्स टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। तो व्हाट आई डिड, मैंने फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर को एक्सक्लूड किया। किस वजह से किया, कि मुझे ये पता था कि लैक्टेट जो है लीवर में जाकर कन्वर्ट होता है बाइकार्बोनेट में। तो लेकिन यहाँ पर चूंकि हेपेटिक फेलियर है तो यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब ये बाइकार्बोनेट कन्वर्जन ही नहीं हो पाएगा तो ये इसका जो काम है वही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैंने इसको हेपेटिक फेलियर को एक्सक्लूड कर दिया। अब नाउ कम्स द सेकंड ऑप्शन, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। रिंगर लैक्टेट क्या है, एक तरह का फ्लूइड ही तो है, वी आर गिविंग फ्लूइड। और अगर आपको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर पता हो, इसमें तो ऑलरेडी कंजेशन हो रहा है बॉडी में, ऑलरेडी बॉडी में जो है एडिमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है बॉडी में, तो इसमें आप फ्लूइड देके कंजेस्टिव हार्ट फेल को एग्रावेट करोगे, तो इसमें तो फ्लूइड बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा कट हो गया। नेक्स्ट कम द हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जैसे हमने बताया, रिंगर लैक्टेट क्या कर रहा है, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, एल्कलोसिस क्रिएट करेगा। और यहाँ पे क्या हो रही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए हमें एल्कलोसिस करना होगा। तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। और एक कंफ्यूजिंग आंसर, अल्कलोसिस और एसिडोसिस का डिफरेंस क्या है मैम? एसिडोसिस और एल्कलोसिस में क्या डिफरेंस है? जी मैम, उसका मैकेनिज्म क्या है मैम, इसके कंट्रोल कैसा कर सकते? कंट्रोल, एसिडोसिस है यानी बॉडी में एसिडिटी बढ़ रही है, यानी क्लोराइड वगैरह बढ़ रहा है, तो आपको ऐसे आयंस देने पड़ेंगे जो उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करके एल्कलिटी की तरफ लेकर जाएं, ऐसा फ्लूइड देना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ओके। अब नेक्स्ट है कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब इस सबसे ये भी कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकता है। इसमें क्या होगा, हम सोचेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि इसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस होती है तो फ्लूइड नीचे ट्रैवल ही नहीं कर पाता, पेशेंट को बहुत ज्यादा वोमिटिंग वगैरह होती है, तो इसमें डिहाइड्रेशन होता है। तो मुझे लगेगा कि डिहाइड्रेशन हो रहा है और ये फ्लूइड है, तो हम बहुत चांसेस हैं कि हम ऑप्शन डी को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हैं, इसमें क्या होता है कि कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्योंकि बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वोमिटिंग होती है, इसकी वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से रैट सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है, और उसकी वजह से जो है मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होती है।
तो ऑलरेडी फ्लूइड भी एल्कलॉसिस कर रहा है और ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी एल्कलॉसिस हो रही है, तो हमें तो एल्कलॉसिस को बढ़ाना नहीं है ना, तो इस तरह से हम इस ऑप्शन को भी कट ऑफ कर देंगे। तो हमारा सही आंसर हुआ हाइपर कोलोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एक क्वेश्चन से हमें कितनी चीजें क्लियर हुई, फुलमिनेंट हमें एटलीस्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता चल गया रिंग लैक्टेट का, कि ये इस तरह से लैक्टेट को लीवर के थ्रू बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करता है, और एक तरह से हमें ये पता चल गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऑलरेडी फ्लूइड ओवरलोडिंग कंडीशन है, तो हमें इसमें फ्लूइड नहीं देना है। थर्ड, हमें हाइपर कोलोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस का आइडिया हो गया। थर्ड, हमें कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पायरोरिक स्टेनोसिस पता चल गया कि इसके साइन एंड सिम्पटम्स वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन होता है, इसमें मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होती है। तो इस तरह से हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती है। मान लीजिए इसमें से मुझे फुलमिनेंट हेपेटिक फेल्योर क्या होता है, फिर मेरे क्वेश्चन अराइज हो सकता है, जैसे किसी ने पूछा कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो इसके लिए फिर हम दोबारा से बुक्स देखेंगे और हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, तो उस तरह से हमें नई नई चीजें मिलेंगी, तो हम उसको नोट डाउन कर देंगे। तो ये सब चीजें होंगी जब आप एमसीक्यूज करोगे ऑन अ डेली बेसिस रिलीजियसली, देन तभी आपको ये सब आएगा, अदरवाइज सिर्फ पढ़ने से तो कुछ भी नहीं होगा। हेलो मैम। हाँ बोले। मैम, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आप फ्लूइड नहीं दे सकते ना मैम? फ्लूइड ऑलरेडी जो है कंजेशन हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है, उसमें क्वेश्चन हार्ट आके मैम, फेलियर हो रिंगर गया है। लैक्टेट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन है बोल के है मैम, क्वेश्चन आके। तो नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें तो कंजेशन हो रहा है ना, पूरी जो विसराज होते हैं, इसीलिए उसका नाम ही कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। विसराज इस जगह कंजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से ऑलरेडी फ्लूइड ओवरलोड वाली कंडीशन है, तो आप उसमें फ्लूइड नहीं दे सकते ना। ओके ओके मैम। बाकी जब आप सेपरेटली पढ़ोगे ये सब चीजें, तो और आपको क्लियर होगी। मैं अभी आप सिर्फ वो समझाने के लिए मैंने सिर्फ किया है, और बाकी आप डिटेल पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू। नेक्स्ट आता है, वेलकम, एनालाइज योर वीकनेस। कि मुझे पता है कि मुझे एनाटॉमी नहीं आती है, मुझे पता है कि मेरा मेडिसिन वाला पार्ट वीक है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेडिसिन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इधर चाहे वो मौलिजात हो। यस Ma'am, I think the question is wrong. व्हाट इज रॉन्ग? Ma'am, not should not be there, I think. Can you please क्वेश्चन repeat? नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। Should be administered in. हाँ सॉरी, इससे नॉट नहीं होना चाहिए, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है। हाँ, यहाँ पर शुड नॉट भी होना चाहिए, तो इन तीनों कंडीशंस में नहीं होगा, तो हम इसमें दे सकते हैं। तो इसमें होना चाहिए रेगुलेटरी शुड बी एडमिनिस्टर्ड, नॉट यहाँ से हाँ जी हटेगा। मैम, हाँ जी मैम। हाँ हाँ करेक्ट, जैसे ये बाय मिस्टेक नोट हो गया है, तो ये चीज अच्छी थी, आप लोगों ने नोट की, थैंक यू। ये ठीक है, अभी ठीक है, ये ठीक है। नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके। अभी है, तो हमें क्या करना है कि एनालाइज करनी है अपने वीक पॉइंट्स को और उन पे वर्क करना है। फिर एक क्वेश्चन बहुत अराइज होता है, दिमाग में सबके आता है कि इंटर्नशिप और प्रिपरेशन दोनों कैसे साथ में करें। हमारे तो बहुत सारे सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिनका किसी वजह से पीजी में नहीं हुआ, नाउ दे आर अपियरिंग विद अस इन द एग्जामिनेशन, और इनकी तो ऑलरेडी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो हमें इनके साथ मतलब कॉम्पीट करना है। तो इसमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, जो जिन लोगों पर ज्यादा काम होता है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। फर्ज कीजिए कि अगर मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो मुझे ये पता है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, मेरा दोपहर का दिन पूरा इंटर्नशिप में चला जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ कुछ आवर्स बचते हैं स्टडी के लिए, तो हम लोग ज्यादा सीरियसली पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है इन कंपैरिजन वो लोग जो पूरा दिन घर पे रहेगा तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग ज्यादा काम करते हैं, जो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वही अच्छा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी सीनियर होंगी दानिया, एनिफ्रा, ये लोग कितने प्रोडक्टिव हैं, फाइनल ईयर में भी इन लोग के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, और ये ऑनलाइन भी इतनी क्लासेस लेते हैं, तो कितने एक्टिव हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि जो लोग जितना काम करते हैं वो उतना ही अच्छा करते हैं, तो उससे घबराना नहीं चाहिए कि इंटर्नशिप और प्रिपरेशन को हम साथ लेके मुश्किल होती है, कोई मुश्किल नहीं होती है, सब आसानी से हो जाता है।
नेक्स्ट है, फिर अभी हम अगर इंटर्नशिप में अगर हमें टाइम मिल रहा है तो हम क्या करें, उस वक्त हम कोई नया टॉपिक ना पढ़ें, क्योंकि वहां पे हमें फ्री भी होते हैं, कभी कभी किसी का बीपी लेना हो गया या कहीं कहीं पोस्टिंग लग गई या फिर हम कहीं बैठे ही हैं, तो उसको कोशिश करें वहां पे हमें क्या करना है, हॉस्पिटल वाले टाइम आपको रिवीजन के लिए देना है या फिर एमसीक्यूज को देना है रादर देन रीडिंग समथिंग न्यू, क्योंकि जो समथिंग आप न्यू करोगे उसमें आपको कंसंट्रेशन और टाइम ज्यादा चाहिए। तो अगर आपको इंटर्नशिप के दौरान आपको फ्री टाइमिंग्स मिल रहे हैं तो उसमें आप एमसीक्यूज और अपना रिवीजन करिए, ताकि आप हॉस्पिटल से जाएं तो आपका रिवीजन हो चुका हो और घर जाके आप कोई नई चीज फ्रेश माइंड के साथ पढ़ सकें। तो इस तरह से उस टाइम को यूटिलाइज करिए बाय डूइंग एमसीक्यूज and revisions rather than studying a new topic in your internship। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है और ये जेन्युइन क्वेश्चन है और होता भी यही है कि हम भूल जाते हैं जितना हमने पढ़ा, हमने पढ़ लिया लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि हम उसको भूल गए। तो उसकी जो की सॉल्यूशन है वो वही है कि हम उसका रिवीजन करें, उसके एमसीक्यूज बनाएं और उसके निमोनिक्स बनाएं। तो निमोनिक्स वगैरह से और रिवीजन से हमें चीजें याद रह जाती हैं। मान लीजिए आप ग्रुप स्टडी करो तो आपके निमोनिक्स ऐसे होने चाहिए, कुछ स्टोरीज रिलेटेड होने चाहिए, कुछ फनी होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए रादर देन ABCD या कुछ उसका फर्स्ट नेम लेके लिख लिया। तो कुछ रिलेटेबल और फनी और स्टोरी लाइक होने चाहिए जो आपके दिमाग में याद रह जाएं, क्योंकि जो चीजें थोड़ी फनी होती हैं, डिफरेंट होती हैं, हम उन्हें याद कर लेते हैं। तो बोरिंग होने की वजह उनको फनी और स्टोरी बना के याद करने की कोशिश कीजिए और रिवीजन कीजिए तो आप नहीं भूलेंगे। अभी क्या करना है अभी क्या कुछ लोगों की अभी जब मैं थर्ड ईयर में थी तो कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे थे नीट पीजी की, तो वो लोग किस तरह से प्रिपेयर कर रहे थे, वो प्रेप लेडर से प्रिपेयर कर रहे थे। तो हमें क्या करना है, हमें MBBS नीट पीजी नहीं देना है, हमें BMS वाला देना है। तो हमें क्या करना है, अपना स्टैंडर्ड पहचानना है। और हम ना स्टैंडर्ड्स कैसे पहचानेंगे, हम पहचानेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखकर। एक्चुअली जो नीट पीजी है उसमें बहुत क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनके केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस होते हैं कि एक 65 ईयर मेल पेशेंट आया, उसमें ये सिम्टम्स थे तो क्या डायग्नोसिस होगी, या वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो प्रेप लेडर और ये जितने भी बड़े बड़े तैयारी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो उस हिसाब से प्रिपेयर करवाती हैं, लेकिन हमारा जो एक पेपर का स्टैंडर्ड है वो एवरेज है, तो हमें उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना है, ना बहुत टफ ना बहुत इजी, एक मीडियम वे में हमें उसे तैयार करना है। तो इसलिए हमारा जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट है नीट पीजी से। तो हम लोग को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रिपेयर करना है, ना कि उनसे कम्पीट करना है। और हमारा उनका मेनली सब मॉडर्न आता है और हमारा डिवाइड है इनटू मॉडर्न एंड यूनानी। तो हमें अपना 50-50% देना है, 50% यूनानी को और 50% मॉडर्न को। तो उसी हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है, ना कि हमें MBBS नीट पीजी की प्रिपरेशन करनी है। तो किसी भी ऐप को, उसमें बहुत हाई फाई क्वेश्चंस होते हैं, उसका जो मटेरियल होता है बहुत ही स्टैंडर्ड होता है, उस हिसाब से हम लोग को पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो हमें उन चीजों को अवॉइड करके अपना जो स्टैंडर्ड है, अपने जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से किसी भी थोड़ा बहुत आप यूट्यूब पर उस पर कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हो, क्लियर आपको नहीं हो रहा है, कुछ कंसेप्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप वीडियो देख के उसे कर सकते हो, लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल डिपेंड ना रहे, क्योंकि हमारे जो एग्जाम पैटर्न है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम MBBS नीट पीजी। अभी अब किस तरह से पढ़ना है, इतनी सारी बुक है, तो उसको मैंने थोड़ा सा, अभी टाइम है क्या या मीटिंग खत्म हो जाएगी? जी अभी अभी है। अभी है ना, तो थोड़ा सा है, बस उसको कंपाइल करने की कोशिश करती हूँ। तो हमें क्या करना है, जो इनिशियल 2 मंथ्स है उसमें क्या करना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो रीजनिंग और असर्शन के आते हैं। तो रीजनिंग और असर्शन वही लोग कर सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जिनका बेसिक्स क्लियर है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 मंथ लाइक आप लोग अभी क्या कर सकते हो, आप क्या करो, उसूल तिब पढ़ो। जब आप उसूल तिब पढ़ोगे मैक्सिमम ही 10 डेज लेगा, और इसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उमूर तबैया हो जाएगा, कुलियात हो जाएगा, थोड़ा बहुत सैदला का पार्ट भी आ जाता है और IBT भी आ जाता है। जो
फिर इस तरह से कुलियात की बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो वो 5 डेज लेगी। इससे मुफरदात पढ़ रहे हो, मुरक्कबात से बुक्स पढ़ रहे हो तो 5 डेज में छोटी छोटी बुक्स होती हैं जो इजीली आप लेट कर बैठ कर चलते फिरते आराम से बुक पढ़ सकते हो। तो इस तरह से अगर 5 डेज भी आप उसूल चूंकि ज्यादा है तो उसमें आप 10 डेज में डिवाइड कर सकते हो, मैक्सिमम 15 डेज में कर सकते हो अगर आप बहुत स्लोली अभी आप स्टार्ट किया है। तो मेनली जो बुक्स है उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन करना है फर्स्ट टाइम। मान लीजिए मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा तो या तो मैंने उसको किसी कॉपी पे लिख लिया या मैंने उसको हाईलाइट कर लिया, ताकि अगर मैं नहीं चाह रही हूँ नोट्स बनाऊं तो ताकि मैं उस बुक के से वो हाईलाइटेड पॉइंट पर ही फोकस करूँ, ना कि पूरे सेंटेंस पे। तो या तो उसकी मैं ये 2 तरीके से कर सकती हूँ, उसको हाईलाइट कर सकती हूँ पहली बात, और दूसरी बात में उसको अपनी जो मेरी एक प्रिपरेशन की नोटबुक है उस पर वो पॉइंट लिख लूंगी। तो उसको मैं बार बार रिवाइज करूंगी, क्योंकि एक बार बुक पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। आप एक बार अगर उसे अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे। तो इस तरह से आपको 5 डेज में पहले 2 महीने में ये सारी बुक्स खत्म करके और उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद आप जैसे मौलिजात वगैरह है तो मौलिजात मैं ये आपसे कहूँ कि आप शरह ज़बाब पढ़िए, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि शरह ज़बाब आप पढ़ चुके हैं पढ़ें। तो आपको क्या करना है कि मौलिजात के आपके क्लास टीचर ने जो आपको नोट्स पढ़े हैं आप उसको पढ़ लीजिए। वो पढ़ना बहुत ईजी है, आसान भी है, और आप ऑलरेडी एग्जाम दे के आए होते हो तो उसे पढ़ लेते हैं। अब फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं लाइक उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लाइक न्यूरोलॉजी है, बहुत आता है एग्जाम में। तो हमेशा क्या करना है, न्यूरोलॉजी को ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया कि क्या उसका वजह तस्मिया क्या है, उसकी कॉज फैक्टर क्या है, और उसका ट्रीटमेंट वाला पार्ट और जो फालतू की कहानी है उसको एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वो हमारे एग्जाम में नहीं आना है। तो उसका मेन मेन थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से भी हम थॉरोली कोई कुछ कुछ चैप्टर्स क्लियर करने के लिए शरह ज़बाब से भी पढ़ सकते हैं। और हम उसमें से एक्सक्लूड कर सकते हैं शरह ज़बाब। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं उसमें से कार्डियोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी क्योंकि यूनानी में उससे कुछ नहीं आता, सर्जरी का उसमें कुछ नहीं आता, मॉडर्न सर्जरी तक आती है, फ्रैक्चर वाले पार्ट से कुछ नहीं आता। तो मैं ये सब पार्ट नहीं पढ़ूंगी। मान लिया मैंने न्यूरोलॉजी पढ़ लिया, या फिर मैंने इससे होमियात वाला पार्ट पढ़ लिया, या फिर मैंने इससे जीआईटी पढ़ लिया, या तो क्योंकि इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। तो नोट्स पढ़ सकते हैं जो मौलिजात के आपके पास हैं, और कुछ टॉपिक्स आप शरह ज़बाब से भी पढ़ सकते हैं ताकि रीजनिंग और असर्शन में आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज, फिर उसमें से अब मैंने ये शरह ज़बाब में से पढ़ा, अब मैंने इसको नोट कर लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो मैं 1-2 दिन में बार बार उनको रिवाइज करती रहूंगी। तब अब मौलिजात आपने शरह ज़बाब से पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, अब जब आप उसके बाद रहबरे मौलिजात पढ़ोगे तो वो आपको बहुत आसान लगेगी। फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको याद नहीं हो रहा, क्योंकि आप जब रहबरे मौलिजात को उठाओगे तो आपको एक तरह से सेकंड रिवीजन होगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आपने नोट्स के थ्रू पढ़ लिया। अब आपने जब पहली बार रहबर मौलिक उठाई दैट इज द सेकंड रिवीजन, क्योंकि एक आप फर्स्ट रिवीजन थ्रू नोट्स या शरह ज़बाब के थ्रू कर चुके हो। उसके अलावा आप जब ये पढ़ रहे थे तो आप एमसीक्यूज भी कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा। थर्ड, जैसे कि बताया कि संडे के दिन संडे के दिन हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करना है, उन सब्जेक्ट को जो पूरा हफ्ते हमने पढ़ा है उन रिवाइज करना है, और जितने एमसीक्यूज आप कर सकते हैं वो करिए। और थोड़ा सा अपने आप को, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो थोड़ा सा अपने आप को इंजॉयमेंट के लिए भी, तो चाहे आप अपने फ्रेंड्स से बात करो या कुछ भी करो, तो थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश भी करो और अपने आप को थोड़ा सा अपना जो भी आप लोग को करना है वो करिए। फिर एक बार आप सारे बुक्स पढ़ चुके तो आप जब जामुल अदविया शुरू करोगे, रहबरे शुरू करोगे, तो वो आपका फर्स्ट नहीं होगा, वो आपका सेकंड रिवीजन होगा। तो जो पॉइंट पॉइंट वाइज है उसकी आप ऑलरेडी डिटेल में जा चुके हो, तो जब ये डिफिकल्टी नहीं कि क्या है, क्या पढ़ लिया कुछ समझ नहीं आया, तो इस तरह से इन चीजों से बचा जा सकता है। इस तरह से अगर आपने ये सब चीजें विद इन 2 मंथ्स कर लिया तो विद इन 2 मंथ आपने बहुत ज्यादा ये, अगर जिस तरह से अपनी 2 महीने का टारगेट में जो मैंने बताई कर चुके हो, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तैयारी स्टार्ट हुई है, और आपका दूसरे मंथ में रिवीजन स्टार्ट शुरू हो चुका होगा। जहां जहां लोग 2 महीने में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या फिर वो तैयारी शुरू करते हैं, वहां पे आप ऑलरेडी एक सेकेंड रिवीजन शुरू कर चुके होगे, क्योंकि एक बार आप बुक्स पढ़ चुके हो।
तो अगर इस तरह से आपने तैयारी की तो बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करोगे। तो ये चीजें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज, अभी क्या होता है, कुछ हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा, मतलब उनमें सिलेबस बहुत ज्यादा है और उनसे मार्क्स भी ज्यादा आते हैं। तो लाइक सर्जरी है, पीएसएम है, फोरेंसिक है, मेडिसिन है, एनाटॉमी, गायनी ऑप्स है। तो इन सब में क्या लगता है कि टाइम ज्यादा लगता है, बट इनका मार्क्स भी ज्यादा होता है, तो ये इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो इनको हमें 10 डेज में खत्म करना है। लाइक हमने सर्जरी की साल सीरीज ले ली, तो हमने उसका टारगेट बताया कि हमें इसे 10 डेज में कंप्लीट करना है, और 10 डेज में हो जाती है, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। पीएसएम भी आप 10 दिन में कर सकते हो। फोरेंसिक आप कर सकते हो, इसकी फोरेंसिक की अब शार्प सीरीज आती है, अब शायद उसके 2-3 एडिशन आ चुके होंगे। तो आप कोशिश करिए कि न्यू एडिशन से पढ़ें, क्योंकि जो न्यू एडिशन वाली बुक है उसमें एमसीक्यूज भी होते हैं और बहुत छोटी सी पतली सी बुक है। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो 5-7 डेज मेरे ख्याल से इनफ है। उसके थ्रू आपके एमसीक्यूज भी होंगे, क्योंकि उसमें हर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी हैं। मेडिसिन की एक मुद्दत खन्ना बुक आती है, ये है तो पीजी की एंट्रेंस के लिए, इसमें एमसीक्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसकी खास बात ये है, इसके एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए आप। लेकिन जहां आपको लगे कि बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हो रहे हैं, बहुत हाई फाई एमसीक्यूज है, उसको छोड़ दीजिए। इसमें ना हर टॉपिक के छोटे छोटे से नोट्स दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक के एमसीक्यूज भी, उसके अगर एक चैप्टर है, मान लो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो उसके छोटे छोटे से नोट्स दे रखे हैं, लाइक 1 पेज 2 पेज। तो अगर आप इससे पढ़ेंगे तो मेडिसिन आप कवर कर लेंगे, और इसमें एमसीक्यूज भी है और एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन भी है। तो वो एक टॉपिक इतनी बार रिवाइज हो जाता है, लाइक पहले आपने वो टॉपिक पढ़ा, फिर आपने उसके एमसीक्यूज करे, तो एमसीक्यूज में अगेन उसको एक्सप्लेन करेंगे, और अदर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से पूरी एक सब्जेक्ट पे आपकी कमांड हो जाएगी, ग्रिप हो जाएगी। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है कि आप उसमें तो 300 एमसीक्यूज हैं एक चैप्टर के, तो आपको 300 एमसीक्यूज नहीं करने हैं। आपका टारगेट 10 डेज है, तो पहले आप उसके पॉइंट वाइज जितना भी इसके नोट्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, और बाकी टाइम में आप उसके एमसीक्यूज करिए। लेकिन एमसीक्यूज जहां लगे कि बहुत टफ है या हमारे स्टैंडर्ड से ज्यादा है, उसको छोड़ दीजिए, जो आसान आसान है उनको करिए। बहुत टफ के पीछे नहीं भागना है, अब बस हमें एवरेज चीजों पे फोकस करना है। फिर गायनी ऑप्स की कुछ लोग पारस से पढ़ते हैं, लेकिन पारस का अभी कोई, मतलब बहुत पुरानी बुक है, उसका अभी अपडेशन नहीं आया है, और मुझे ऐसा लगता है जो बहुत पुरानी चीजें होती हैं ना, पुराने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो आप इससे साक्षी अरोरा से पढ़ने की कोशिश करिए। इसमें टॉपिक्स बहुत डिटेल्ड में भी नहीं है, इसमें भी एमसीक्यूज हैं, और इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है। तो अगर आप इससे प्रिपरेशन करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल गायनी ऑप्स का कोई भी क्वेश्चंस आपसे बच पाएगा। तो इस तरह से आप इससे करेंगे, इसको भी, इसकी दोनों पार्ट्स को, गायनी ऑप्स को 10 या 15 डेज में कर सकते हैं आप लोग विद एमसीक्यूज। और जो चीज एमसीक्यूज के साथ की जाती है वो बहुत ज्यादा याद रहती है, और उसको भूलने के चांसेस कम होते हैं, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जब इन इन बुक्स को आप इतनी बड़ी बड़ी बुक्स से पढ़ लेंगे, उसके बाद रोम्स शुरू करनी है, क्योंकि रोम्स इज अ रिवीजन बुक, उसमें ऑलरेडी पॉइंट वाइज दिया है। तो पहले से अगर आप रोम शुरू कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे लाइक अब इसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए आपने पहले सर्जरी पढ़ ली, फिर आपने रोम से सर्जरी पढ़ ली, ऐसा भी कर सकते हैं। आपने पीएसएम शार्प से पढ़ ली, फिर आपने उसको जो है रोम से, पीएसएम शार्प से खत्म करने के बाद आपने रोम से शुरू कर दी। तो ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह उसको करते हैं, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं या कुछ दिन के बाद, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आप चाहें कि मैं पूरे पहले शार्प सीरीज पढ़ लूँ, उसके बाद रोम शुरू करूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कवर करते हैं मेजर पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स। यही टॉपिक अगर आप अभी, आप जब आप पेपर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मेनली जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट से आते हैं। तो ट्राई टू कंप्लीट दीज सब्जेक्ट्स फर्स्ट, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट इज, कुछ हमारे स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं, तो एक तो ये वैसे भी कम है, ऊपर से इनसे एक आध क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम से आ जाता है। जैसे फिजियोलॉजी है, तो कुछ लोग बाप से पढ़ते हैं, और रोम से हर चीज पढ़नी ही है। रोम से आपको एक बार बड़ी बुक से पढ़ने के बाद फिर रोम से पढ़ेंगे तो रोम्स को याद करना आसान हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी को अगर आपने रोम से पढ़, ये सब जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, छोटे मार्क्स वाले, इनको अगर आप चाहें तो खाली रोम से ही पढ़ सकते हैं।
क्योंकि इनसे एक आध क्वेश्चन आता है तो वो रोम्स में ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो डर्मेटोलॉजी अगर आप रोम से पढ़ रहे हो तो 4 दिन में हो जाएगी, पैथोलॉजी 5 दिन में, ऑर्थोपेडिक्स 4 दिन मैक्सिमम होगा, ईएनटी 4 दिन, ऑप्थो 4, पीडिया 4 और एनेस्थीसिया 4 दिन। तो इस तरह से आपको अगर इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको कितना कुछ 1 महीना या सम ड्यूरेशन में आपको स्मॉल पार्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो जो कम वेटेज के हैं, कम क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको उन पे ज्यादा डिटेल में उनको नहीं पढ़ना है, उनको रोम से पढ़ के खत्म कर देना है। क्योंकि इनमें पॉसिबल है कि क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो आएगा तो वो रोम्स में 100% सारा कवर हो जाता है। तो उसमें कोई बड़ी टेक्स्ट बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। रोम्स इज सफिशिएंट फॉर दीज सब्जेक्ट्स लाइक फिजियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑर्थो, ईएनटी, ऑप्थो, पीड्स एंड एनेस्थीसिया। अब क्या है कि टोटल ड्यूरेशन जितना, मतलब जितना मैंने बताया आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो फर्स्ट टाइम का जो आपका स्टडी है एक एक बार पढ़ने वाला 3 मंथ में आपका हो जाना चाहिए। मतलब 3 मंथ में आप एक एक बार सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हो। बाप साहब सीरीज एक बार आपकी हो चुकी हो, रोम से एक बार आप पढ़ चुके हो, और एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम हो आपके एमसीक्यूज के अलावा उसको काउंट नहीं करना है। जो उसका एटलीस्ट जो भी किताबें आपने पढ़ी हैं लाइक साल्प सीरीज और रोम्स, एटलीस्ट उनके 3 रिविजन आप कर चुके हो एमसीक्यूज के साथ साथ, और बीच भी ये मेजर रिविजन है। और जो आप वीकली रिवाइज करोगे उसको एक्सक्लूड करना है, उसको मेजर रिवीजन में नहीं रखना है, वो सिर्फ आपको टॉपिक को याद करने के लिए है। वो जो हर संडे आप रिवीजन करोगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फिर आपको 3 मेजर रिवीजन करके रखने हैं अपार्ट फ्रॉम स्मॉल रिवीजन ऑफ स्मॉल टॉपिक्स। फिर उसके बाद क्या करना है, जब आपका एग्जाम नियर आएगा तो एक हफ्ते पहले प्रॉपर रेस्ट करना है। बहुत ज्यादा एंजाइटी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर बर्डन नहीं करना है कि जल्दी जल्दी सब पढ़ रहे हैं, वो आपको पहले करना है। जब एग्जाम करीब होगा तो उसमें आपको रेस्ट ज्यादा लेना है, ताकि आपका एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप प्रॉपरली एकदम एक्टिव हो, आपका 100% दें। ये नहीं कि आप टायर्ड हो, नींद पूरी नहीं हो पाई, कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा, उसकी वजह से आपने ब्लंडर्स कर दिया। और जब आप फुली एक्टिव नहीं होगे तो आप ब्लंडर्स करने के चांसेस हैं। तो इसलिए कम से कम 2 दिन पहले एग्जाम से प्रॉपर सोना है, और बहुत ज्यादा रिवीजन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, पहले ही करना है जितना करना है। और बहुत ज्यादा ओवर स्टडी और ओवर रिवाइज ना करें लास्ट वीक में, कि आप पूरे एग्जॉस्ट हो जाएं, आपके पास एनर्जी ना हो। इसलिए कोई एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप कोई एग्जाम देने जाएं या आपका कुछ भी हो, तो हमेशा आप कोई स्वीट चीज खाने, मीठी चीज खाने की कोशिश करें। लाइक आप चॉकलेट खाएं या कोई भी बहुत मीठी चीज अगर आप खाएंगे तो ग्लूकोज जो होती है वो सीधे ब्रेन को जाती है। तो जब वो ब्रेन को जाती है तो आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। या आप कैफीन वगैरह का थोड़ा सा कुछ भी ले सकते हैं, लाइक कॉफी वगैरह ले सकते हैं बिफोर एग्जाम, या आप कोई भी टॉफी ले सकते हैं, या चॉकलेट वगैरह लेंगे तो, या कुछ लोग जैगरी वगैरह खाते हैं। तो उससे क्या होता है, इंस्टेंटली ग्लूकोज जब दिमाग में पहुंचता है तो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें थी, इनको अडॉप्ट कीजिए, इस तरह से प्रिपरेशन करिए। मीनवाइल अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हो। अभी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी आप पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेरी है किसी की? 20 आई थिंक 21 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी। तो अगर किसी को कुछ पूछना है, या बाद में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, यू आर मैम फ्री। 2023 के पीजी के लिए किस तरह प्रिपेयर होना है मैम? आपका कब है पीजी? मुझे तो लगा आपका 2024 में होगा। आप लोग जो अभी 2023 में आप लोग का, ये मैम कौन सा थोड़े बैच? आप तो फ्रेशर हैं या ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे ये नहीं पता आप लोग का एग्जाम है कब। जुलाई 31 मैम। जून 31st? जुलाई जुलाई नेक्स्ट मंथ मैम, नेक्स्ट मंथ आपका 31। तो
हाँ, आपका तो रिवीजन टाइम होगा। आपका तो ये मान के चलिए कि आप सब कुछ पढ़ चुके हो, आप तो शॉर्ट में जल्दी से रिवीजन कीजिए, एमसीक्यूज करिए ताकि आपको असेसमेंट हो, और जितना रिवाइज कर सकते हैं एमसीक्यूज कर सकते हैं। और जो आपको अभी कॉन्सेप्ट जो चीजें याद नहीं हुई हैं, ये शार्प सीरीज लाइक सर्जरी अच्छे से नहीं हो पाई है तो उसको करिए। और जो ज्यादा मार्क्स आते हैं लाइक मौलिजात है, गायनी ऑप्स है, सर्जरी है, पीएसएम है, इस पे ज्यादा फोकस करिए, इनको ज्यादा रिवाइज करिए, इनके एमसीक्यूज करिए। आपके लिए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको तो जस्ट अपेयर होना है एग्जाम में 2 महीने 1 महीने बाद। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स एंड दिस सेशन। और आपको कभी कुछ पूछना हो तो यू आर फ्री, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी।